गरीब ससुराल में सहेली ने बनाया महंगे टमाटर के पकौड़े। गुड मॉर्निंग अंजलि। जैसे ही अंजलि बालकनी में आती है तो बहुत जोरों से बारिश हो रही होती है, जिसे देखकर वह डांस करते हुए गाना गाती है। आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। मैं तो मर जाना हाय, वो ना जो मिलने आए। सांसें जुड़ी हैं उनकी सांसों से, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। इतनी अच्छी बारिश के मौसम में पकौड़े शकौड़े खाने को मिल जाए तो डबल मजा आ जाएगा। ये कहकर अंजलि अपनी माँ मोना के पास आती है। गुड मॉर्निंग मदर इंडिया। क्या बात है, यहाँ तो पहले से ही पकौड़े बन रहे हैं। तेरे लिए ही बनाए हैं, तुझे बारिश में पकौड़े खाना पसंद है ना, इसलिए स्पेशली टमाटर के पकौड़े बनाए हैं। मम्मी प्लीज आप ये पकौड़े पैक कर दीजिए। यू नो ना, मेरी सहेली पूजा को टमाटर के पकौड़े बहुत पसंद है, वो इसे खाकर खुश हो जाएगी। ये सुनकर मोना गुस्से में चिढ़कर कहती है, अंजलि व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड, दोस्ती अपने लेवल के लोगों में अच्छी लगती है। हम हाई क्लास हैं, तुम नहीं जानती है गरीब लोग अमीर लोगों को लूटने के लिए गले पड़ते हैं। इन्हें मुंह मत लगाओ बेटा। बस कीजिए मम्मी, अब मैं अपनी सहेली के लिए एक शब्द और नहीं सुनूंगी। पूजा मेरी सहेली और रहेगी, मुझे उसके गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई क्लास बिजनेसमैन की बेटी होने के बाद भी अंजलि में जरा भी घमंड नहीं था। उसके लिए पूजा, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से थी, उसकी पक्की सहेली थी। थोड़ी देर में अंजलि पकौड़े लेकर पूजा के घर आती है, जहां बारिश के कारण घर की छत जगह जगह से टपक रही थी और फटा पुराना सूट पहने हुए पूजा बारिश में बर्तन लिए खड़ी थी। अंजलि तू इतनी बारिश में यहाँ मेरे घर, तू ठहर, मैं तेरे बैठने का इंतजाम करती हूँ। पूजा कोने में रखी कुर्सी को पोंछकर अंजलि को बैठने को कहती है। चल तू यहाँ बैठना, मैं जरा सफाई कर लूँ। तू यहाँ बैठ और ये बाल्टी मुझे दे और ये टमाटर के पकौड़े खा, वरना पकौड़े ठंडे हो जाएंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। पूजा खुशी से टमाटर के पकौड़े खाने लगती है। वाह तेरी मम्मी बहुत ही टेस्टी टमाटर के पकौड़े बनाती है, मजा आ गया। तू मेरी खुशी के लिए इतना सब क्यों करती है? क्योंकि तू मेरी सहेली है और तुझे खुश रखना मुझे अच्छा लगता है। जिस गरीबी में पूजा जी रही होती है वहां उसे रूखे सूखे के सिवा कुछ नहीं मिलता था और अंजलि ये जानती थी कि पूजा को टमाटर के पकौड़े खाना बहुत पसंद है, इसलिए वो पूजा को टमाटर के पकौड़े खिलाती थी। मगर अंजलि के अमीर माँ बाप को अंजलि का पूजा के साथ रहना पसंद नहीं था, इसलिए कुछ वक्त बाद उन्होंने अंजलि की शादी एक अमीर खानदान में कर दी। वहीं पूजा की शादी भी हरिप्रसाद के गरीब घर परिवार में हो गई। आओ नई बहू, हमारे गरीब घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से इसे अपना ही घर समझो। देवरानी जी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाइए। जी जेठानी जी। इसीलिए कि पूजा ने अपने घर में गरीबी देखी थी, उसने खुद को अपने गरीब ससुराल में ढाल लिया। कुछ दिनों के बाद अब हर रोज बारिश शुरू हो जाती है। अब तक तो हरिप्रसाद और ललित ठेका मजदूरी करके घर चलाते थे, मगर बारिश ने उन्हें हर साल की तरह एक बार फिर बेरोजगार कर दिया था। अरे गोलू, आज तू स्कूल नहीं गया? दादाजी मैं स्कूल कैसे जाऊं, बाहर इतनी बारिश हो रही है और घर में एक ही छाता और वो पूरी तरह से फट गया है। मेरे लिए एक नया छाता ला दो। ठीक है गोलू, मैं तेरे लिए बाजार से छाता ले आऊंगा। ललित बेटा, इस वक्त बारिश के कारण हमारे पास कोई काम नहीं है और पता नहीं है बारिश कितने दिन तक होगी। हमारे पास जो पैसे हैं उसे हिसाब से खर्च करना। ये हालत सिर्फ हरिप्रसाद के घर का नहीं था, बल्कि हर गरीब के घर का यही हाल होता है। इतने में पूजा ललित से कहती है, सुनो जी, घर में बनाने के लिए एक भी सब्जी नहीं है, थोड़े पैसे दे दो, मैं सब्जी ले आऊंगी। ललित अपनी फटी पुरानी जेब में हाथ डालकर 50 रुपए का एक मुड़ा तोड़ा नोट निकाल कर देता है। ये लो पूजा, अभी जो है यही है। ठीक है जी, मैं सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ। बेचारी गरीब पूजा बारिश में भीगते हुए सब्जी मंडी आ जाती है, जहाँ सब्जी की बढ़ी हुई कीमत देखकर वो कहती है, सारी की सारी सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, एक काम करती हूँ, आलू और टमाटर ले लेती हूँ। आलू खरीदने के बाद पूजा बचे हुए पैसे लेकर टमाटर के ठेले पर आती है। बारिश का इतना अच्छा मौसम हो रहा है, अभी मेरे पास 15 रुपए बचे, इससे टमाटर खरीद लेती हूँ। आज घर जाकर सभी के लिए टमाटर के पकौड़े बनाऊंगी। भैया आधा किलो टमाटर तौल देना। ये लो बहन जी, आधा किलो टमाटर का 50 रुपए दे दो। 50 रुपए? मगर मेरे पास 15 रुपए हैं। ये सुनकर दुकानदार गरीब पूजा से टमाटर छीनकर सारे बाजार उसकी बहुत बेइज्जती करता है। ला दे ये टमाटर, बड़ी आई 30 रुपए किलो टमाटर खाने वाली। अरे पूरे बाजार में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। 100 रुपए किलो, इतने महंगे टमाटर खरीदने की तुम गरीबों की औकात नहीं। पता नहीं चले आते हैं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर। चल भाग यहाँ से।
इतने के बाद दुकानदार बेचारी गरीब बहू को धक्का मार देता है, जिससे वो बाजार में भरे कीचड़ में गिर जाती है, जिससे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पूजा आंखों में आंसू लिए घर लौट आती है। छोटी बहू, ये तेरे कपड़े कैसे गंदे हो गए? क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? पूजा अपने ससुराल वालों को सारी बात बताती है, जिसके बाद सभी मुझे मन से नमक रोटी खाते हैं और ऐसे ही रूखा सूखा खाकर पूजा उसके गरीब ससुराल वाले मन मार कर मुश्किलों में गुजारा करते हैं। तभी एक दिन अंजलि पूजा से मिलने उसके ससुराल आती है। कोई है? कौन है बेटी? किससे मिलना है? जी नमस्ते माँ जी, मेरा नाम अंजलि है, मैं पूजा की सहेली हूँ, उससे मिलने आई हूँ। इतने में पूजा फटी चिटी साड़ी पहने अंजलि के सामने आ जाती है। अंजलि, तू अचानक से मेरे ससुराल, यहाँ बैठना। पूजा झिझकती हुई उसे खटिए पर बिठाकर उसे लाल चाय बनाकर लाकर देती है। ये ले अंजलि, चाय पी। माफ करना, वो घर में दूध खत्म हो गया था और बाहर बारिश हो रही है, इसलिए लाल चाय बना दिया, वरना तुझे चाय पकौड़े बनाकर खिलाती। पूजा शब्दों के जरिए अपनी बुरी हालत और गरीबी को छिपाने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसके दिल का दर्द आंसू बनकर आंखों से डबडबा आता है। तू चाय पी, मेरे आंखों में शायद कुछ चला गया है, मैं आती हूँ। पूजा के आने तक अंजलि वहां से उठकर चली जाती। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, जरा जल्दी में हूँ, पूजा को कहना मैं फिर आऊंगी। माँ जी, मेरी सहेली कहाँ गई? बहू, वो तो गई, जरा जल्दी में थी। जैसे तैसे रूखा सूखा खाकर सभी दिन काटते हैं और एक बार फिर अंजलि पूजा के ससुराल आती। इस बार उसके हाथों में ढेर सारे लाल लाल टमाटर, बेसन और पकौड़े बनाने का सामान भी था। अंजलि, तू यहाँ फिर से? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? तेरा ससुराल मेरा घर नहीं? चल अब जल्दी से मुझे रसोई दिखा। आंटी, क्या आप हमारे लिए टमाटर के पकौड़े बनाने वाली हैं? हाँ गोलू बेटा, वो भी सभी के लिए। इसके बाद अमीर अंजलि चूल्हे पर टमाटर के पकौड़े बनाकर पूजा और उसके गरीब ससुराल वालों को परोसती है। ये रहे गर्मा गर्म टमाटर के पकौड़े। माँ जी, बाबूजी, जीजा जी, चलिए खाकर बताइए कैसे बने पकौड़े। सभी जल्दी जल्दी टमाटर के पकौड़े खाना शुरू करते हैं। सभी को पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। बेटी, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट टमाटर के पकौड़े बनाए हैं, मगर इस वक्त टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं, तुम्हें हमारे लिए इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? दादाजी, आप पकौड़े खाओ ना। आंटी, आपने बहुत टेस्टी टमाटर के पकौड़े बनाए हैं। आपको पता है, जब से टमाटर महंगे हो गए थे, हमारे घर पर टमाटर आना बंद हो गया था। और दादाजी, चाचा के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, इसलिए गोलू को नमक रोटी, प्याज रोटी, बस यही खाने को मिलता था। महंगे टमाटर के पकौड़े तो आज मिले हैं। 5 साल का ना समझ गोलू अपने और अपने परिवार पर गुजरी हुई अंजलि को बता देता है। गोलू, चुप हो जाओ। पूजा, मैं तो तेरी सहेली थी, मगर शादी होने के बाद तूने तो मुझे एक पल में ही पराया कर दिया। मुझसे अपनी खुशियां तो दूर, अपना दर्द और तकलीफ भी नहीं बांटा। अंजलि, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, बस इसलिए तुझे कुछ नहीं बताया, मगर आज मेरे गरीब ससुराल वालों ने तेरे कारण इतने महंगे टमाटर के पकौड़े खाए हैं और सभी खुश भी हैं। पूजा, अगर तू सच में मुझे अपनी सहेली मानती तो प्लीज ये पैसे ले ले और जीजाजी के साथ अपना स्टार्टअप शुरू कर। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। आखिर में पूजा पैसे ले लेती है। अंजलि ना सिर्फ अपनी सहेली पूजा और उसके गरीब ससुराल वालों को महंगे टमाटर के पकौड़े खिलाकर उनके उदास चेहरे पर खुशियां लाती है, बल्कि पैसे से भी उनकी मदद करती है, जिससे ललित अपना काम शुरू करता है और उनके हालात ठीक होने लगते हैं। शोभा, क्या हुआ? आज तुम खेलने क्यों नहीं आई? प्रिया, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं उनका ख्याल रख रही हूँ। तुमने अंकल को दवाई दी क्या? तुम तो जानती हो ना दवाई कितनी महंगी आती है, और बाबा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी दवाई खरीद सके। शोभा की बात सुनकर रिया जल्दी से अपने घर जाती है और अपनी जमा की गई सारी पॉकेट मनी को लेकर वापस शोभा के घर आती है और उन सभी पैसों को शोभा को दे देती है। शोभा, ये लो, ये सारे पैसे मैंने अपनी पॉकेट मनी से सेव किए थे। तुम इन पैसों से जाकर अंकल के लिए दवाई लेकर आ जाओ और उन्हें दे दो। अंकल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। शोभा जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है और अपने बाबा के लिए दवाई लेकर आती है और अपने बाबा को दवाई खिलाती है, जिससे शोभा के बाबा की तबीयत ठीक हो जाती है। थैंक यू रिया, अगर तुम मुझे पैसे नहीं देती तो मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं हो पाती। तुम मेरी सच में बहुत अच्छी सहेली हो, हम हमेशा ऐसे ही दोस्त रहेंगे। जिसके बाद शोभा और रिया एक दूसरे से गले मिलती हैं। रिया और शोभा बचपन की बहुत अच्छी और पक्की सहेलियां होती हैं। रिया एक अमीर परिवार से होती है, लेकिन अमीर होने के बावजूद भी रिया में भी किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं होता है। वहीं शोभा एक गरीब परिवार से होती है, लेकिन इनकी दोस्ती के बीच में कभी भी अमीरी और गरीबी की दीवार नहीं आती है। और ऐसे ही आज ये दोनों बचपन की सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। शोभा, मुझे एक बात बतानी थी। मेरे डैड मुझे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेज रहे हैं, इसलिए मैं अगले महीने लंदन जा रही हूँ।
अब मैं लंदन से 2 साल के बाद ही वापस आऊंगी, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। रिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम बहुत पढ़ो लिखो और एक कामयाब इंसान बनो। रिया, मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी थी। बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और इस महीने ही मेरी शादी है। क्या? सच में शोभा, तुम्हारी शादी है? कॉन्ग्रेचुलेशंस शोभा, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। दोनों सहेलियां एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। देखते ही देखते कुछ ही समय में शोभा की शादी हो जाती है और शोभा अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद रिया भी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली जाती है। शोभा एक गरीब परिवार से होती है, इसलिए शोभा की शादी भी एक गरीब परिवार में ही होती है। पूरे घर में शोभा का पति रमन ही था जो काम कर रहा होता है और अमन की कमाई से ही पूरा घर चलता है। शोभा बहू, जब बाहर से कपड़े लिया, बारिश का मौसम हो गया है, न जाने कब बारिश आ जाए। ठीक है माँ जी, मैं अभी कपड़े ले आती हूँ। शोभा जल्दी से बाहर जाकर सारे कपड़े घर के अंदर लेकर आती है। शोभा जैसे ही घर के अंदर आती है वैसे ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होने की वजह से शोभा के घर की छत से पानी टपक रहा होता है और धीरे धीरे घर में पानी भरने लगता है। हे भगवान, ये बारिश का मौसम तो हम गरीबों के लिए है ही नहीं। बारिश के मौसम के शुरू होते ही पूरे घर में पानी भरना शुरू हो जाता है। पूजा, शोभा, जल्दी से तुम दोनों बर्तन छत से टपक रहे पानी के नीचे रख दो, वरना घर में पूरा पानी भर जाएगा और बाल्टी से हमें पानी निकालना पड़ेगा। शोभा और पूजा जल्दी से सारे बर्तन छत से टपक रहे पानी के नीचे रख देती हैं और घर में जो पानी भर जाता है उसे सब मिलकर साफ करने लगते हैं। बारिश के मौसम में सारे परिवार को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। गरीब होने की वजह से इनके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि अपने घर की छत को ठीक करा सके। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और एक दिन, माँ और शोभा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आप इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहे हैं? बाहर देखिए, बारिश कितनी जोरों से हो रही है। आज आप काम पर मत जाइए। रमन बेटा, शोभा बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, आज तुम घर पर ही रहो। ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हैं ना कि मैं दिहाड़ी पर काम करता हूँ। अगर एक दिन काम पर नहीं गया तो उस दिन की दिहाड़ी मुझे नहीं मिलेगी, तो हम लोग क्या खाएंगे? मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग फिक्र मत करिए, मैं जल्दी आ जाऊँगा। इतना कहकर रमन काम के लिए निकल जाता है। बारिश बहुत तेज हो रही होती है, जिस वजह से रोड पर सामने से आ रही गाड़ी रमन को ठीक से दिखाई नहीं देती। गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से रमन का एक्सीडेंट हो जाता है और रमन की मौत हो जाती है। रमन की मौत का पूरे परिवार को बहुत बड़ा सदमा लगता है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? अब मैं अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे पति को छीन लिया? रो मत बहू, जो होना था वो हो गया। अगर तू ऐसे ही हिम्मत हार जाएगी तो ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटेगी? रमन के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी शोभा पर आ जाती है। शोभा लोगों के घरों में काम करके अपने घर को चलाती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इस परिवार की परेशानी यहीं नहीं रुकती है। तेज बारिश और हवा की वजह से इनकी छत कई जगहों से टूट जाती है, जिससे तेज बारिश की वजह से इनके घर में पानी भरने लगता है। भगवान, ये तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है? पहले तूने हमसे हमारा बेटा छीन लिया जो हमारा इकलौता सहारा था, लेकिन अब तू हमें ये दिन दिखा रहा है। इससे अच्छा तो तू हमें मार ही देता। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें मत बोलिए, सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत मत हारिए। शोभा अपने ससुराल वालों को हिम्मत दे रही होती है कि तभी शोभा के घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। इस बड़ी सी गाड़ी से उसकी बचपन की सहेली रिया उतरती है, जिसे देखकर शोभा बिल्कुल हैरान हो जाती है। रिया, तुम यहाँ? लेकिन तुम तो अपनी पढ़ाई के लिए लंदन गई हुई थी ना? हाँ शोभा, मैं लंदन गई थी और मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। इंडिया आते ही मैं सबसे पहले तुमसे मिलने आई हूँ। मैं कब से तुम्हारा घर ढूंढ रही थी। मैं बहुत खुश थी कि आज मैं इतने सालों बाद अपनी बचपन की सहेली से मिलूंगी, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तो मेरी सारी खुशी खत्म हो गई। रिया की बात सुनकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले से लगाकर रोने लगती है। जिसके बाद शोभा सारी बातें रिया को बताती है, जिसे सुनकर रिया कहती है, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तुमने मुझे बताना एक बार भी गवारा नहीं समझा। अगर मैं लंदन नहीं जाती तो तुम्हारे साथ मैं कभी ऐसा कुछ नहीं होने देती, लेकिन अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब वापस आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे ससुराल वालों को ऐसी परेशानी में और नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर रिया शोभा को उसके ससुराल वालों को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाती है। रिया की तरह ही शोभा भी एक पढ़ी लिखी लड़की होती है, जिस वजह से रिया शोभा को अपने डैड की कंपनी में जॉब लगवा देती है। जॉब करने की वजह से धीरे धीरे शोभा की हालत ठीक हो जाती है और कुछ ही समय में शोभा अपना एक घर ले लेती है, जिस घर में शोभा और उसका परिवार खुशी खुशी रहता है। रिया, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम ना होती तो मैं और मेरा परिवार उस बारिश में मर ही जाते। बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तू हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। भगवान तेरा हमेशा भला करे।
आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? आंटी आप मेरी माँ की उम्र की हैं और एक बेटी कभी भी अपनी माँ को किसी परेशानी में नहीं देख सकती है। आप लोग मेरा भी एक परिवार है और तुम तो मेरी बचपन की सहेली हो। मैंने तुम्हें सहेली से ज्यादा अपनी बहन माना। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। रिया की बात सुनकर शोभा के ससुराल वालों और शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद शोभा और रिया आपस में गले मिलते हैं। शोभा जॉब करके अपने ससुराल वालों का अच्छे से ध्यान रखती है और अब शोभा और रिया भी पहले की तरह ही साथ में रहते हैं।